जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम लावारिस हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ अम्मी, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा। फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ। तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है। फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं। खाकर देखो तो कैसा लग रहा है? हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांगकर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है।
तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के साथी होते हैं और तीनों में बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ही गुजारा हो पाएगा। हाँ भाई, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। बारिश ने तो हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, अब घर पर खाने के भी लाले पड़े हैं। बारिश में तो मेरा घर ही ढह गया। अब मेरे माँ बाप इस इंतजार में हैं कि मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाऊं तो वापस अपना घर बनवा सकूं। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट जाता है। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है, अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही है और हमारा शहर जाना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी पड़ेगी। और बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरी छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हें ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, इसे रगड़ कर देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही मुकेश, सुरेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। इसने मुझे बाहर निकाला,
उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी नजरों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? हुक्म कीजिए, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, मगर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, मगर कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना, फिर देखना आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। मगर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमें उधार लेना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास पैसे वापस आ जाएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिनको लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां उधार के पैसों से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी मशहूर डिश तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत लजीज होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी बरकत होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, मगर मैं हमेशा आपको रोटी बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल होता है, जिसके मालिक का नाम धीरज होता है। लेकिन जब से रमेश, मुकेश और सुरेश ने अपना स्पेशल तंदूरी रोटी होटल खोला, तब धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनकी होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया, हमारा कारोबार तो अब बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद भी आती है? अब मैं ये राज पता लगा कर ही रहूंगा। धीरज रमेश, मुकेश और सुरेश का सीक्रेट पता करने उनके पीछे लग जाता है। फिर एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है और देखता है कि एक जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका जादुई जिन ही मैं चुरा लेता हूँ, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा न मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, लेकिन उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उस चिराग को वहीं गिराकर और दौड़कर रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में चला जाता है। बचाओ बचाओ, आग आग, बचाओ। रमेश, मुकेश और सुरेश उठ कर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, लेकिन उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से आग लग गई है?
जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। आग तो देखने में भी बड़ी अजीब लग रही है। अब धीरज के पास सच बोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसीलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने की यही सजा होती है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और सुरेश उस चिराग को ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है मथुरा के लल्लन की। लल्लन एक बड़ी सी कंपनी में ठेकेदार का काम किया करता था। लल्लन होशियार और चालाक था और अपनी बीवी सोमलता के साथ रहता था। टिफिन दे दो, मुझे काम के लिए बहुत देर हो रही है। मैं कब काम पर जाऊंगा? अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी मेरी। ओफो, दे रही हूँ। मेरे कोई 4-5 हाथ थोड़ी ना है जो मैं नहीं दूंगी। ये लो, लेकर जाओ, ठूस ठूस कर खा लेना। मैं इसलिए कहती हूँ कि नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ कारोबार करो, लेकिन आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। धंधे का कोई ठिकाना नहीं होता। नौकरी अच्छी है, कम से कम एक किस्म का तनख्वाह तो जेब में आ रहा है ना। अब मैं क्या कहूँ, जैसा आपको ठीक लगे। लल्लन अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे? क्या हो गया आखिर? जाकर देखता हूँ। लल्लन वहाँ जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ एक बोर्ड टंगा हुआ है। कंपनी घाटे में जाने की वजह से सबको नौकरी से निकाला जा रहा है, यानी कि हम सबको नौकरी से निकाला जा चुका है। हाय हाय, मेरी बेगम बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे खानदान का क्या होगा? बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ किए ये कैसे हमें नौकरी से निकाल सकते हैं? पिछले कई सालों से हम कंपनी में काम कर रहे हैं। नौकरी से निकाले जाने की फिक्र में लल्लन अपने घर बेहद उदास होकर आता है। लल्लन को उदास देख उसकी बीवी उससे कहती है, आप बेहद परेशान लग रहे हैं। मसला क्या है? और ये क्या, टिफिन भी वैसी की वैसी ही है, इससे भी आपने नहीं खाया? सुबह तुम मजाक कर रही थी, वही बात सच हो गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या कहा आपने? आखिर ये कैसे मुमकिन है? इतने सालों से आप वहाँ काम कर रहे हैं और ये अचानक नौकरी से निकाल देना, ये तो बेहद गलत है। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? जो काम आप कर रहे थे ये और कहीं भी नहीं है। हमें ही कोई और दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। क्यों ना तब तक हम धंधा कर ले, समोसा बेचने का। तुम समोसा बेहद अच्छा और लजीज बनाती हो। ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। हम ऐसा ही करेंगे। मैं समोसा बनाऊंगी और आप गांव-गांव जाकर उस समोसे को बेचना। सोमलता और लल्लन दोनों ही समोसा बनाने का काम करने लगते हैं। सोमलता अपने हाथों से समोसा बनाने लगी और लल्लन उन्हें एक बड़े से ठेले पर रखकर और बेचने के लिए निकल पड़ा। आज हमारा पहला दिन है। मालिक से दुआ करना कि सब कुछ अच्छा ही हो। आप उसकी फिक्र मत करिए, सब अच्छा ही होगा। लल्लन अपने कस्बे से दूसरे कस्बे जाकर समोसे बेचने लगा। समोसा, गरम गरम समोसा, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए वो पछताए। अरे अरे वो देखो, लगता है नया समोसे वाला आया है। चलो जाकर खाकर देखते हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलो आज तो पेट भर के खाऊंगा। और आज के समोसे के पैसे मैं दूंगी। हाँ, ये समोसे मेरी तरफ से। मुझे जो नौकरी मिली है ना, उसी की पार्टी।
लल्लन के पास लोगों की भीड़ उभर आई। देखते ही देखते उसके सारे समोसे पहले ही दिन के कुछ ही घंटों में खत्म हो गए। लल्लन बड़ा खुश था, लेकिन दूसरी ओर बाकी समोसे और फरसान के कारोबारियों का नुकसान होने लगा। तब सोमनाथ और नितिन एक दूसरे से कहने लगे, इस समोसे वाले के वजह से आज मेरा एक भी समोसा नहीं बिका है, पूरे पैसे बर्बाद। तुम्हारे तो समोसे हैं, मेरी तो पूरी दुकान फरसान की है। ये अचानक आया कैसे हमारे धंधे पर ठप लगाने के लिए? सोमलता, सुनती हो? कहाँ हो तुम? बड़े खुश नजर आ रहे हैं जी, क्या बात हो गई? ये देखो, ये रुपए, हमारे सारे समोसे केवल 2 घंटे में ही बिक गए। सच कहा था तुमने, अगर नौकरी करता तो इतने पैसों में महीने भर में भी नहीं कमा पाता। अब कल तुम मुझे ज्यादा समोसे बना कर देना, मैं उन्हें भी बेच दूंगा, आमदनी ही आमदनी होगी। जी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं और ज्यादा और लाजवाब समोसे बना कर दूंगी। सारे पैसे लल्लन ने सोमलता को दे दिए। अगले दिन के लिए सोमलता ने कई सारे समोसे बनाए और उन्हें लिए लल्लन दोबारा उसी कस्बे में बेचने निकल पड़ा और वहाँ ठेला लगाकर बेचने लगा। ऐसे ही लल्लन को कुछ दिन हो गए समोसा बेचते हुए। तब नितिन और सोमनाथ ने तय किया, इस लल्लन का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास नशीली दवाई है, उसके समोसे में यही मिला दो। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जाकर उससे बात करूंगा। इतने में तुम उन समोसे में दवाइयाँ मिला देना। सोमनाथ और नितिन उसके दुकान के पास जाते हैं। तब सोमनाथ लल्लन का ध्यान भटकाता है। अरे लल्लन भाई, वो देखो, वहाँ उस गरीब कुमार के यहाँ मिट्टी के सामान उठाने हैं, तुम चलोगे? सिर्फ मुझसे नहीं होगा, बड़ा वजन है। अरे सोमनाथ भाई, ये भी कोई कहने की बात है? चलो, कुमार चाचा की उम्र भी तो हो गई है। सोमनाथ लल्लन को लेकर कुमार चाचा के घर चला गया। मौका मिलते ही नितिन ने उसके समोसे में नशीली दवा मिला दी। दूसरी तरफ लल्लन वहाँ जाकर देखता है कि सोमनाथ उसके साथ है ही नहीं। तब वो कुमार चाचा से कहता है, चाचा क्या हाल चाल? मैंने सुना है कि कोई बहुत भारी चीज उठानी है। इस बूढ़े की दुकान में क्या भारी होगा बेटा, तुम्हें किसी ने बुद्धू बनाया है। हो सकता है सोमनाथ भाईजान का मजाक हो, लेकिन आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? तब उस चाचा ने अपना हाल बताया और कहने लगा, पिछले कई दिनों से कर्ज का मारा हूँ, मैंने खाना भी पिछले हफ्ते खाया है। ये भी कोई कहने की बात है चाचा? ये लीजिए कुछ रुपए, जब आपके पास आ जाए तब मुझे वापस लौटा दीजिएगा। एक वक्त मैं भी आप ही की तरह परेशान था, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लल्लन उस बूढ़े चाचा को पैसे देकर जा ही रहा था कि उन्होंने उससे कहा, जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ये सोमनाथ और नितिन ने तुम्हारे समोसे में नशीली दवाई मिलाई है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था, तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। नशीली दवाएं? आखिर क्यों? ताकि तुम्हारा धंधा चौपट हो जाए। चाचा ने उसे सारी बातें बताई और कहने लगे, तुम्हें एक तोहफा मेरी तरफ से, ये रखी हुई मिट्टी को ले जाओ। इस मिट्टी में ऐसा क्या है चाचा? देखो तो ये मामूली मिट्टी है, तुम्हें इस मिट्टी के आग पर समोसा पकाना है, जमीन में गाड़कर, और देखना तुम जो भी समोसा बनाओगे वो जादुई बनेंगे। जब मिट्टी खत्म हो जाए तब दोबारा लेने आ जाना। मिट्टी के समोसे खाते ही लोग भाग भाग कर तुम्हारे यहाँ और मांगने आएंगे। लल्लन ने ठीक वैसा ही किया। उस जगह की मिट्टी को लेकर वो अपने घर आ गया और सारी बातें अपनी बीवी सोमलता को बताई। मिट्टी का समोसा? ये क्या है जी? इसे तो मैं भी बनाना चाहूंगी। तो फिर देर किस बात की, इस जादुई मिट्टी से जादुई समोसे बना दो। सोमलता ने समोसे में आलू और मसाला भरकर तैयार रख दिए। लल्लन उस मिट्टी को गड्ढे में डालने लगा और वही समोसे को गाड़कर लकड़ियों में आग लगा दी। आग की तपती आंच में समोसे पकने लगे। उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। खुशबू तो बेहद अच्छी और बेहतरीन आ रही है। ये समोसे बेहद बहुत लाजवाब होंगे। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। जादुई मिट्टी के बने हुए समोसे बहुत ही लजीज थे। उन मिट्टी के समोसे को लेकर लल्लन बेचने निकला। मिट्टी के समोसे ले लो, मिट्टी के समोसे ले लो। मिट्टी के समोसे क्या है भाई, लगता है चलकर खाना ही पड़ेगा। मैं अभी जाकर खाऊंगी।
मिट्टी के समोसे सुनते ही सब मिट्टी के समोसे खाने के लिए लाइन में लग गए और लल्लन का बहुत ज्यादा धंधा होने लगा। ज्यादा धंधे के चलते नितिन और सोमनाथ को अपनी दुकान बंद करने पड़ी और लल्लन के मिट्टी के जादुई समोसे बहुत ज्यादा चलने लगे और लल्लन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।